जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में। आज की हमारी चर्चा एनआरसी पर है। ये एक ऐसा विषय है जो काफी जटिल है और अक्सर विवादों में भी रहता है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में समझें। इसका मकसद क्या है, इसका कानूनी आधार क्या है और आम लोगों के लिए इसके क्या मायने हैं। जी चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए अगर एक सुबह सरकार कहे कि आपको ये साबित करना होगा कि आप, आपके माता पिता और आपके दादा दादी भी भारत के नागरिक थे, वो भी पुराने दस्तावेजों से। यही एनआरसी की असलियत है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये एनआरसी है क्या? एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों का एक आधिकारिक रजिस्टर है। सिर्फ भारतीय नागरिकों का? जी, और यही इसका एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से फर्क साफ हो जाता है। अच्छा। एनपीआर में तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति का ब्यौरा होता है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, लेकिन एनआरसी में सिर्फ नागरिक होते हैं। तो ये एक तरह से स्कूल की अटेंडेंस रजिस्टर जैसा हुआ? हाँ, कह सकते हैं। मतलब रजिस्टर में सिर्फ उस स्कूल के छात्रों का नाम होगा, बाहर के किसी का नहीं। एनआरसी में भी सिर्फ भारत के असली नागरिकों का नाम। फर्क बस इतना है कि यहाँ एंट्री दशकों पुराने दस्तावेजों पर होती है। बिल्कुल सही। और इसका जो कानूनी आधार है वो नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 से आता है। तो ये 2003 के नियम में ऐसा क्या था? 2003 में नागरिकता कानून में एक नई धारा 14A जोड़ी गई। ओके। ये धारा सरकार को अधिकार देती है कि वो हर नागरिक का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है और उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। एक मिनट, आप कर सकती है पे जोर दे रही हैं। जी। इसका मतलब ये सरकार के लिए जरूरी नहीं है, ये एक विकल्प है। बिल्कुल, कानून इसे एक विकल्प के तौर पर ही देखता है। सरकार चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। तो अगर ये पूरे देश के लिए एक विकल्प है तो ये अब तक सिर्फ असम में ही क्यों लागू हुआ? वहां क्या कुछ अलग था? हाँ, असम का मामला बिल्कुल अलग है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दशकों पुराने आप्रवासन के मुद्दे हैं और सबसे जरूरी 1985 का असम समझौता। असम अकॉर्ड। हाँ। उसी समझौते के तहत नागरिकता साबित करने के लिए एक कट ऑफ तारीख तय की गई, 24 मार्च 1971। 1971। मतलब अगर किसी के पास इस तारीख से पहले असम में होने का सबूत है तभी वो नागरिक माना जाएगा। जी बिल्कुल, यही शर्त थी। और इस प्रक्रिया का पैमाना वो तो चौंकाने वाला था। कैसा? लगभग 3.3 करोड़ आवेदन आए, 6.8 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों की जांच हुई। बाप रे। और तो और वंशावली मिलान मतलब फैमिली ट्री मैचिंग जैसी बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल किया गया। और नतीजा क्या निकला इसका? 2019 में जब फाइनल लिस्ट आई, नतीजा ये हुआ कि लगभग 19 लाख लोग इस रजिस्टर से बाहर हो गए। 19 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, बहुत बड़ा। और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें शामिल था? हाँ, असम पब्लिक वर्क्स बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने साफ कहा था कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, दस्तावेजों की जांच बहुत सख्ती से हो और नागरिकता सिर्फ वैध दस्तावेजों के आधार पर ही दी जाए। तो अगर किसी को अपनी नागरिकता साबित करनी हो तो उसे किस तरह के दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं? देखिए, मोटे तौर पर 3 आधार हैं। पहला, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर? हाँ, लेकिन इसमें भी नियम समय के साथ बदलते रहे हैं। जैसे 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने आप नागरिक है, लेकिन उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए शर्त है कि उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। और 2004 के बाद? 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और भी सख्त हो गए। अब माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है या एक भारतीय हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। अच्छा, और बाकी 2 आधार? दूसरा आधार है वंश के आधार पर, मतलब आपके पूर्वज भारतीय थे ये साबित करना। और तीसरा है लेगेसी डॉक्यूमेंट्स, जो असम में सबसे जरूरी था। लेगेसी डॉक्यूमेंट्स मतलब पुराने कागजात? जी, पूर्वजों के पुराने दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जमीन के कागज, मतदाता सूची, पासपोर्ट, राशन कार्ड, LIC के दस्तावेज। हाँ, ये सब। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है आधार कार्ड को लेकर। आज तो वही सबसे बड़ा पहचान पत्र है, उसका क्या रोल है इसमें? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अपने फैसले में ये बिल्कुल साफ कर दिया था। क्या कहा था कोर्ट ने? कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अच्छा। इसे सिर्फ एक सहायक दस्तावेज माना जा सकता है, नागरिकता का पक्का सबूत नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये सारे दस्तावेज नहीं जुटा पाया और उसका नाम एनआरसी से बाहर रह गया,
तो क्या उसे तुरंत डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा तुरंत नहीं होता। एनआरसी से बाहर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी की नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। तो फिर क्या होता है, उसके पास क्या रास्ते हैं? उसके पास कई कानूनी रास्ते होते हैं। सबसे पहले तो वो अपना नाम जुड़वाने के लिए दावा यानी क्लेम कर सकता है, या किसी गलत नाम पर आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन भी दर्ज करा सकता है। और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो फिर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ये क्या है, कोई कोर्ट है? ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, मतलब क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसे खास तौर पर नागरिकता के मामलों के लिए ही बनाया गया है। और अगर कोई वहां भी केस हार जाए तब भी उसके पास हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है। मतलब ये एक बहुत लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई है। अब आती है संवैधानिक पहलू पर। ये पूरी प्रक्रिया हमारे मौलिक अधिकारों पर कैसे असर डालती है? ये इस मुद्दे का सबसे अहम हिस्सा है। एनआरसी प्रक्रिया सीधे तौर पर कई मौलिक अधिकारों से जुड़ी है। जैसे सबसे पहले अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी और निष्पक्ष होनी चाहिए। और अनुच्छेद 15 भी, जो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव से रोकता है। बिल्कुल। फिर आता है अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जी। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। अगर एनआरसी की प्रक्रिया किसी को मनमाने ढंग से उसकी नागरिकता से वंचित करती है, तो ये सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। और डिटेंशन सेंटर्स का मुद्दा भी तो है। हाँ, वो अनुच्छेद 22 से जुड़ा है, जो मनमानी हिरासत से सुरक्षा देता है। किसी को भी बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। ये तो हुए कानूनी पहलू, लेकिन जमीन पर क्या चुनौतियां हैं? जमीनी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहली तो दस्तावेजों की ही कमी है। लाखों लोग, खासकर गरीब आदिवासी समुदाय और महिलाएं, उनके पास दशकों पुराने दस्तावेज नहीं होते। सही बात है। दूसरी बड़ी चुनौती है रिकॉर्ड की क्वालिटी। अलग अलग राज्यों में रिकॉर्ड रखने का तरीका बहुत अलग है। मतलब कहीं रिकॉर्ड डिजिटल हैं, तो कहीं हाथ से लिखे हुए हैं जो दीमक खा चुकी है या बाढ़ में खराब हो गए। असम में तो सिर्फ स्पेलिंग की गलतियों की वजह से हजारों लोगों की नागरिकता पर सवाल उठ गए। जैसे किसी के दादा का नाम प्रदीप लिखा था तो कहीं प्रदीप। सिर्फ एक स्पेलिंग की वजह से? जी। और इसका खर्चा भी तो बहुत आएगा पूरे देश में लागू करने पर। बहुत ज्यादा। असम एनआरसी में ही करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च हुए और 50,000 से ज्यादा कर्मचारी लगे। तो पूरे देश का तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। हजारों करोड़ का खर्च और लाखों कर्मचारियों की जरूरत होगी। जाहिर है इस मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में मजबूत तर्क होंगे। जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका क्या कहना है? समर्थकों का तर्क मुख्य रूप से 3 बातों पर टिका है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा। उनका मानना है कि इससे अवैध अप्रवासन पर रोक लगती है। ओके। दूसरा, कल्याणकारी योजनाएं। उनका तर्क है कि योजनाओं का लाभ सिर्फ सही लोगों यानी नागरिकों तक पहुंचे। और तीसरा, फर्जी पहचान पत्र और डुप्लीकेट एंट्री जैसी समस्याएं खत्म होती हैं, एक साफ रिकॉर्ड बनता है। और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनकी क्या चिंताएं हैं? उनकी चिंताएं ज्यादातर मानवीय और व्यवहारिक है। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया गरीबों और महिलाओं पर दस्तावेज जुटाने का एक आमानी बोझ डालती है। ये तो है। और इसमें बहुत बड़ा खतरा है कि मामूली गलतियों की वजह से असली नागरिक भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और फिर वो स्टेटलेस हो जाएंगे, मतलब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहेंगे। जी। इससे अदालतों पर काम का बोझ बेहिसाब बढ़ जाएगा और समाज में एक डर का माहौल पैदा हो सकता है। तो इन सभी तर्कों और चुनौतियों को मिलाकर देखें तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, सारांश ये है कि एनआरसी कानूनी और संवैधानिक रूप से तो संभव है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना प्रशासनिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील है। इसकी सफलता सिर्फ कानून पर नहीं, बल्कि सटीक दस्तावेजों, पारदर्शी प्रक्रिया और गलती रहित वेरिफिकेशन पर निर्भर करती है। और असम का अनुभव हमें क्या सिखाता है? असम का अनुभव यही दिखाता है कि अगर इन चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो नागरिकता का रिकॉर्ड बनाने की एक कानूनी कोशिश एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी पैदा कर सकती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। इन सभी कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियों को देखते हुए क्या राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को
थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।